हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी बढ़िया होंगे। बेटा, जो हम हमारा थर्ड चैप्टर कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पैराडोक्सिटी इन देयर प्रॉपर्टीज, उस चैप्टर के मोस्टली हम जो चैप्टर था उसमें से काफ़ी कुछ टर्म्स वगैरह या उनके बारे में रीजनिंग के क्वेश्चंस वगैरह हम कर चुके हैं। पिछली बार हमने एटॉमिक आयनिक रेडियाई, वंडरवॉल रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई ये पढ़ा था, और इसके अलावा हमने आयनेशन एंथैल्पी पढ़ ली थी। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आज, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो आज हम ये वाला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किस तरह से चेंज होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, इसी के अंदर दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, और यही टर्म्स जो हैं, जैसे एक तो आपका यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। ठीक है, ये हमारे तीन टर्म्स हैं जो इसके अंदर यूज हो रहे हैं, तो आपको इन तीनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, समझना है बेसिकली। देखो, इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई भी एटम है उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। गेन, जब इलेक्ट्रॉन कोई गेन करे, ठीक है, गेन का मतलब है जब वो कोई अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहा है। और एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके, चेंज इन एनर्जी। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो बेसिकली क्या है, ये मान लो हमारा कोई एटम है, ठीक है, इस एटम के अंदर जो ये हमारा एटम है, इसके अंदर बेसिकली आपको पता है सेंटर के अंदर जो है ये आपका न्यूक्लियस होता है, और इसके बाहर की साइड में यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन है ये अंदर आना चाह रहा है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, देखो जितना ज्यादा सेंटर से कोई चीज दूर होगी ना, उसके अंदर एक, ये मान के चलो कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब वो इसके अंदर जब भी ऑर्बिट में आएगा, जितना नजदीक आएगा इस न्यूक्लियस के, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अगर उसको ज्यादा स्टेबल होना है तो ज्यादा नजदीक होगा न्यूक्लियस के, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको बाहर जाना है तो इसको बाहर जाने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी जब ये एनर्जी गेन करेगा तो ये बाहर जा सकता है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो वही चीज यहाँ पे ये है कि जब बाहर से कोई अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्योंकि उसकी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, अब उसको अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल के आनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी ये कह सकते हैं, डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई होता है अब उसकी जो है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी अब कितनी है और पहले कितनी थी। ठीक है, अब जो है उसकी यानी E2 माइनस E1। ठीक है, तो E2 क्या है, जो उसकी अभी है, ठीक है, और E2 क्या था, जो उसके पास में पहले थी। तो अगर मान लो उसके पास में एनर्जी, अगर हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, एनर्जी पहले उसके पास में 100 किलो जूल्स की पर मोल की एनर्जी थी, ठीक है, और अब जो उसकी एनर्जी है, जो उसने क्या करा, कुछ एनर्जी निकालेगा तभी तो अंदर आएगा, तो अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, 80 किलो जूल्स हो गई। ठीक है, अब उसकी एनर्जी क्या हो गई, 80 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि अब उसने अपनी 20 किलो जूल्स की एनर्जी बाहर निकाल दी, तभी वो अंदर आया है। तो अब हमारे पास में देखो 80 माइनस में 100, तो ये क्या आ गई, माइनस में 20 किलो जूल्स पर मोल आ गई। यानी इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव में आई है। क्यों नेगेटिव में क्यों आई है, क्योंकि उसके पास जो पहले एनर्जी थी वो 100 किलो जूल्स पर मोल थी, अब कितनी है, 80 किलो जूल्स पर मोल है, तो यानी उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसीलिए ये वैल्यू जो आपकी आई है, ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, और किस तरह से किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो भी हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का चेंजमेंट हुआ, कितनी एनर्जी उसके अंदर चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो अब इसके अंदर मैंने एक आपको
जब आयनेशन एंथैल्पी भी बताया था तब भी कहा था कि मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा, उन टर्म्स की आपको डेफिनेशंस करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक तो होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम, और दूसरा जो है वो है ग्राउंड स्टेट। ये दोनों टर्म हम जब दोनों डेफिनेशंस लेंगे, कौन कौन सी, जब हम अपनी डेफिनेशन लेते हैं किसकी, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो भी हम ये वाला टर्म यूज करते हैं, और जब हम हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी यूज करेंगे तो वहां पे भी, यानी हमारे आयनेशन एंथैल्पी के अंदर भी और आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर भी, दोनों के अंदर आप ये टर्म क्या करोगे, यूज करोगे, ठीक है, दोनों के अंदर डेफिनेशंस में। तो ये हम दोनों टर्म्स डेफिनेशंस में क्यों यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड गैसेस एटम और एक ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। सॉरी। तो देखो सबसे पहले आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है। देखो एक एटम मान लो ये है और एक एटम मान लो यहाँ पे है। अब अगर इसका ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसके मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेसिकली क्या होगा, अगर ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसका न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, वो आपकी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको और ये वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दो फोर्स लग रही है और हमें क्या करना है, उसकी एक्चुअल फोर्स निकालनी है, क्योंकि जब दो एटम किसी दो न्यूक्लियस अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगी, तो हमारी एग्जैक्ट एनर्जी नहीं आएगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि ये आइसोलेट होने चाहिए, ये दोनों जो एटम है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए। अगर ये दूर होंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे असर नहीं डालेगा और इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी ये दोनों बिल्कुल अलग होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसीलिए हमने ये टर्म लिया आइसोलेटेड गैसेस एटम, कि ये आइसोलेटेड होने चाहिए, यानी एक दूसरे से दूर होने चाहिए, और गैस के एटम होने चाहिए। गैस के एटम में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दूसरी चीज एक और हमने ली है यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर, दैट इज ग्राउंड स्टेट, कि जो आपका एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए। अभी ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, दो स्टेट होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट होता है और एक होता है एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है। देखो मान लो एक कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब ऑलरेडी ये बाहर निकला हुआ है और आप जब डेफिनेशन में यूज करते हो कि हमें इस आइसोलेटेड गैसेस एटम को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये जो आपको यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो और एक इलेक्ट्रॉन जो पहले ही बाहर जा चुका है उसको बाहर निकालना हो, तो दोनों में अंतर आ जाएगा, इसमें आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी और ये क्योंकि ऑलरेडी कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके बाहर जा चुका, तो अब इसकी अगर आप एनर्जी निकालोगे तो एक्चुअल नहीं आएगी। और हम आयनाइजेशन एंथैल्पी जो निकालते हैं वो जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बाहर चला गया उसकी नहीं, मान लो कोई आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, उसने एनर्जी गेन करी और वो चला गया सेकंड में, तो हमें जो निकालना था इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिटल से निकालना है, लेकिन वो तो ऑलरेडी सेकंड में जा चुका, तो वो एनर्जी को उसने तो पहले ले ली, तो उसकी एग्जैक्ट एनर्जी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम ये दोनों टर्म यूज करते हैं, एक तो वो एटम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और दूसरी चीज जो है वो क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। तो ये दोनों वर्ड्स, ये पूछा जाता है कि इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है, आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर एक एटम दूसरे एटम के ऊपर कोई इंफ्लुएंस नहीं डालेगा, कोई उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा ग्राउंड स्टेट में इसलिए होना चाहिए कि अगर वो पहले ही एक्साइटेड स्टेट में है तो जितनी एनर्जी चाहिए वो एक्चुअल में एनर्जी नहीं आएगी, आपकी एनर्जी कम आएगी, जबकि एक्चुअल में उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जरूरी थे, इसीलिए मैंने आपको ये वापस से क्लैरिफाई करवाए हैं। अब आते हैं हमारा जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
कि जब किसी एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन जब करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है साइज ऑफ एटम। साइज पे कैसे डिपेंड करेगा, एक मान लो ये साइज है आपका और एक ये साइज है। न्यूक्लियस का साइज आपको पता है बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर की साइड में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसका बाहर यहाँ पे। अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और एक इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा जल्दी खींचेगा या कौन सा ज्यादा फोर्स से या ज्यादा जल्दी आराम से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, वो कौन खींच सकता है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। क्योंकि इसका डिस्टेंस इस इलेक्ट्रॉन से बहुत नजदीक है, ये बहुत पास है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो गेन कौन करेगा जल्दी, जिसका साइज छोटा है। इसका साइज बड़ा है तो ये दूर है, दूर इसको खींचने में टाइम लगेगा या उस फोर्स से नहीं खींच पाएगा न्यूक्लियस जितना इस फर्स्ट वाली में खींच सकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पहली चीज आपने साइज ऑफ एटम पे कैसे डिपेंड करेगा, स्मॉलर द साइज मोर विल बी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो ज्यादा किस टर्म में, नेगेटिव में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जब वो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, अंदर जब आएगा तो अपनी एनर्जी बाहर निकालनी पड़ती है स्टेबल होने के लिए। फिर दूसरा जो फैक्टर है हमारा, दूसरा जो फैक्टर है वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर मान लो एक एटम छोटा है, एक एटम थोड़ा सा बड़ा है, उससे एक और थोड़ा बड़ा है, एक और उससे बड़ा है, एक और उससे बड़ा है, तो बेसिकली क्या होगा कि इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखेगा। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी ये डिस्टेंस बढ़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो हमारे प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें क्या होता है, इसमें मान लो इसके पास बाहर इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास में बाहर इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके पास में 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव को खींच रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को खींच रहे हैं, यहाँ 1 खींच रहा है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा, 3 वाले में। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसी हिसाब से उसका उतना ही क्या होगा, आपका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण, और उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजियर होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा नेगेटिव होगी। तीसरा एक और जो हमारा टर्म है इसके अंदर, वो टर्म है हमारा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अब देखो ये तो आपको पता ही है, अगर वो पहले से ही हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो वो गेन नहीं करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। अगर आपको स्टेबल है और उसको फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देना है, तो अगर आप उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे तो आपको उसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल से अनस्टेबल होना क्यों चाहेगा, वो तो जबरदस्ती आप उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। तो वहां पे क्या होगा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड में आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टेबल है ऑलरेडी। जो आदमी स्टेबल है वो अनस्टेबल की तरफ क्यों जाएगा, तो वो इसीलिए, जैसे आप किसी घड़ी में चाबी भरते हो तो वो चाबी क्या होती है, अपने आप वापस वहीं घूम के स्टेबल आने की कोशिश करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन है, जब वो ऑलरेडी स्टेबल है एटम, तो वो क्यों चाहेगा अनस्टेबल हो, तो वो क्या होगा, अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो पहले से हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारे मेन फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद हम ग्रुप्स में और पीरियड्स में जब जाते हैं तो किस तरह से चेंज होती है। देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि इधर क्या है, हमारे पीरियड्स हैं,
और ये हमारे 7 पीरियड्स हैं, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब यहां से इधर की तरफ हम जब जाएंगे तो एक तो सबसे पहली बात साइज क्या होता है, डिक्रीज, दूसरा इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रही, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो उल्टा होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो ये वाली जो दोनों कंडीशन है ये क्या कर रही है, ये फेवरेबल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन है। तो यानी कि इधर से इधर जब जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव होगी। और नेगेटिव क्यों होती है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। ऊपर से नीचे जाएंगे तो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेस नेगेटिव, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब देखो यहां से जब हम जाते हैं 17 ग्रुप जो है आपका, वहां तक तो ये इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम 18 ग्रुप में आते हैं तो मैंने आपको जब साइज की बात भी की थी तो भी बताया था 18 ग्रुप का साइज सबसे बड़ा है, क्योंकि इनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड शेल है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा होता है, तो उस कारण से इनका साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा है तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नहीं होगी, नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज ये कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, तो स्टेबल अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेंगे, तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन फिर भी इनके अंदर जबरदस्ती देना है जिससे अनस्टेबल हो जाए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इनकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। जब यहां से यहां जाएंगे तो इंक्रीज होगी नेगेटिव में, यानी मोर नेगेटिव होगी, और जब 18 ग्रुप में जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो स्टेबल है। इसी तरह से बीच में 15 ग्रुप आएगा, 15 ग्रुप के अंदर भी जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, अब ये हाफ फिल्ड है, तो ये क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या लेस नेगेटिव, ठीक है। अब हम एक और चीज हम देखते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऊपर से नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपका डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब एक और चीज जो हम आते हैं, जो हमारे एक्सेप्शंस में आते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन 16 ग्रुप में पहले ऑक्सीजन है फिर सल्फर है, ऐसे ही 17 ग्रुप के अंदर पहले आपका फ्लोरीन है और फिर क्लोरीन है। अभी हमने ये पढ़ा है कि साइज अगर छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, लेकिन अगर किसका साइज बहुत ही छोटा है तो वो उसको जगह ही नहीं है उसके पास में इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा 16 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है और जो 17 ग्रुप में फ्लोरीन है, इनके साइज बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो साइज बहुत ज्यादा छोटे होने के कारण इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, उसको धक्का मारते हैं, तो उस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी, कम नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो सल्फर की ज्यादा होगी नेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा है। इसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन में करें तो क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के कारण उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है, इस कारण से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दिया, एक टर्म जो हमने पीछे पढ़ा काफी बार था लेकिन वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो वो मैंने आपको बता दिया, आइसोलेटेड गैसेस एटम ग्राउंड स्टेट क्यों यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और जब हम ग्रुप्स में और पीरियड्स में जाते हैं तो किस तरह से वो वेरी होती है या चेंज होती है, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कि जिससे कि आपको जो भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ वो आप तक आराम से पहुँच सके।
तो वो मुझे आपको बार बार ना भेजना पड़े, आप जैसे ही उसको सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो वो आपके पास में, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास में पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24 आवर्स ए डे। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लेना, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके हम फिर आगे आएंगे और फिर नया यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। तब तक अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।